हेलो डियर एस्पिरेंट। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मिक्स्ड एमसीक्यूज़ रहेंगे जो कि आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल जो कि 2024 में होने वाला उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आज ये जो इंट्रोडक्शन है मैं थोड़ी सी रखूँगा, तो सीधे हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ के ऊपर। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज विच बॉडी फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन सी ऐसी बॉडी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया को फ्रेम किया था। सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन सी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड ऑप्शन डी अ वर्किंग कमेटी। सो आप जितने भी एस्पायरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो साथ साथ इसको अटेम्प्ट करें कि वो देखें वो कितने नंबर ला सकते हैं। जिस बॉडी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया को फ्रेम किया था उस बॉडी का नाम है ऑप्शन बी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फ्रेम किया था। ये क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई पूछेगा कि विच हु गेव द आइडिया ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो आपको ये भी याद रखना कि हमारे एम.एन. रॉय हैं, जो एम.एन. रॉय, उन्होंने ये आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, ये भी याद रखें। और साथ में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं जी कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन प्लान जो था हमारा, कैबिनेट मिशन प्लान जो था ये कब आया था, ठीक है ना। ये कब प्रपोज्ड हुआ था, 16th ऑफ मे 1946 को ये आइडिया दिया था टू प्रपोज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया को फ्रेम करने के लिए ये प्रपोजल इन्होंने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और अगर आपको पूछा जाए ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए ये हमारा क्या होता है, एक सेट ऑफ फंडामेंटल्स होता है। सेट ऑफ क्या होता है हमारा, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिससे कोई भी स्टेट हो या कोई भी अदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको गवर्न करती हैं। अगर पूछेंगे कि विच बॉडी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपने वहां पे मार्क करना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किस साल में बनी थी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है ना, आपके पास ऑप्शन रहेंगे 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947 एंड ऑप्शन डी 1949। ठीक है, एस्पायरेंट जितने हैं वो भी इसको अटेम्प्ट करें साथ में मॉक टेस्ट की तरह, ठीक है ना, ताकि वो देखें वो कितने नंबर ला सकते हैं, क्योंकि रिवीजन वीडियो बहुत जरूरी रहती है। अगर देखा जाए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ईयर 1946 में बनी थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें क्वेश्चन इसमें काफी सारे वेरिएशंस आती हैं। अगर पूछेंगे कि फर्स्ट टाइम जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब मीट की थी, वो 9 दिसंबर 1946 को की थी। फिर उसको रीअसेंबल किया गया था, याद रखें आप, रीअसेंबल किया गया था 14th ऑफ अगस्त 1947 को इसको रीअसेंबल किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कैसे बनी है, क्यों हुआ, ये सारी चीजें वो एग्जामिनर पूछता रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास रहेगा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो कौन थे। ठीक है ना, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, सबको आता ही है ऑलमोस्ट, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है कि इनके चेयरपर्सन कौन से। हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज भी आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से वो पूछ सकते हैं। अगर पूछेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ड्राफ्ट करके फाइनलाइज कितने अरसे में होता, तो इट टुक 2 ईयर
11 मंथ, ठीक है जी, 11 मंथ एंड 18 डेज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ये भी आप याद रखेंगे। फिर अगर अब सच्चिदानंद सिन्हा जी भी आ गए हैं, तो इसके ऊपर अगर हम कुछ पॉइंट डिस्कस करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, ये हमारे प्रोविनेंशियल थे, क्या प्रेसिडेंट थे, याद रखेंगे, प्रोविनेंशियल प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये भी आप चीज याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखें तो इसके ऊपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, याद रखें कौन सा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक जी, क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये जो आइडिया था किसने प्रपोज किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो आइडिया था प्रपोज किया था। फिर अगर हम देख लें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो ये जो थे वाज इलेक्टेड एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ये जो थे हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। सो ऑप्शन रहेगा आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी रहेगा BR अंबेडकर, ऑप्शन सी रहेगा लाल बहादुर शास्त्री एंड ऑप्शन सी रहेगा P उपेंद्रा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक सा क्वेश्चन है। सो जो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो हमारे ऑप्शन ए, दैट इज योर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये रहे हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। और अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट असेंबली, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम जुड़ा रहता है हमारे बी एन राव जी का, ठीक है। बी.एन. राव जी क्या थे, सो B.R. राव जो थे वो हमारे क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या थे, ये भी याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारे किसके, ऑफ द असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर ऑफ द असेंबली ये रहे हुए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं। अगर हम देखेंगे जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या किया था, हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। तो ये जो ड्राफ्ट किया था डॉक्टर BR अंबेडकर को, इन्होंने कब किया था अपॉइंट, इन्होंने इनको 29 अगस्त 1947 को इन्होंने अपॉइंट किया था। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी अपॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन 29 अगस्त 1947। तो इसमें जो था वो BR अंबेडकर जी को इन्होंने जो था प्रेसिडेंट, इन्होंने चेयरमैन इन्होंने अपॉइंट किया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाज अडॉप्टेड बाय, किसने अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। सो एक रहेगा हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन सी ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अगर देखा जाए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, कब किया था, 26 नवंबर 1949 को इन्होंने अडॉप्ट किया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इन्होंने ये जो अडॉप्ट किया था, ये तो हो गया अडॉप्ट किया था, ठीक है ना, ये इस टाइम इन्होंने अडॉप्ट किया था, ये याद रखेंगे, इन्होंने अडॉप्ट किया था। लेकिन जब केम इनटू इफेक्टिव, ये फोर्स में कब आया था, केम इनटू इफेक्टिव, सो ये आया था हमारा 26 जनवरी 1950
50 को ये आया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन 6, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन। देखो कमेटीज पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया था, लेकिन यहां पे है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेपी कृपलानी एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप मार्क करें साथ में कि आप कितना इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो थे वो क्या थे, चेयरमैन थे। और इसी के साथ एक और कमेटी होती है हमारी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो इसके भी जो चेयरपर्सन थे जो दैट इज हेडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने ये अडॉप्ट की थी, मतलब जो चेयरमैन थे इसके। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु प्रपोज द प्रियम्बल आप जानते हैं जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने ये जो प्रस्तावना थी, जो प्रियम्बल था, ये किसने लाया था। सो ऑप्शन आर ऑप्शन ए दैट इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। सो ये जो कंसेप्ट रहता है प्रियम्बल का, ये किनके द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रपोज किया गया था। सो हमारा जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए दैट इज जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो कंसेप्ट था प्रियम्बल का ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने, प्रस्तावना का कंसेप्ट जो इन्होंने लाया था। ठीक है, फिर अगर हम देखें ये जो प्रियम्बल है इसका मतलब क्या होता है। सो प्रियम्बल मीन क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। प्रियम्बल मीन इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। ठीक है जी, प्री और हम इसको क्या बोलेंगे, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और है, जो प्रियम्बल है, हमारा जो प्रियम्बल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, प्रियम्बल जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसके बाद अगर हम और कुछ बातें डिस्कस कर लें, ठीक है ना, ये जो था ना, ये जो फंडामेंटल्स थे, जितने भी आइडियोलॉजीज थे, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर थे, तो मतलब फिलॉसफी थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आल्दो ये सबसे लास्ट पे डिस्कस किया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पे इसको लिखा जाता है, प्रियम्बल जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है जी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो एक स्टीयरिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कमेटीज पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसको बोलते हैं हम कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। सो द ऑप्शन स्टीयरिंग कमेटी के जो हमारे चेयर पर्सन थे वो कौन थे। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेपी कृपलानी एंड ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो क्या थे, हमारे चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी के ये जो चेयरमैन थे। उसके बाद और भी पॉइंट इसके साथ डिस्कस हैं, क्योंकि काफ़ी जितने भी ये प्रोमिनेंट लीडर थे ये डिफरेंट जो कमेटीज उनके हेड कर रहे थे। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उसके बाद अगर हम देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो एक और कमेटी के मेंबर थे जिसको हम कहते थे चेयरमैन थे, दैट इज द रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी।
इसके भी वो चेयरपर्सन थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन 9। Who among the following was the chairman of the State Committee of the Constituent Assembly? State Committee of the Constituent Assembly के चेयरमैन कौन थे? So the options are option A डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन B लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन C जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन D B.N. राव। तो स्टेट कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, स्टेट कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? दैट इज योर ऑप्शन सी डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट सब कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन कौन थे? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी गोपीनाथ बरदोलाई, ठीक है। सो अगर हम देखें फंडामेंटल राइट सब कमेटी जो थी हमारी, उसके जो चेयरपर्सन थे दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज योर JB कृपलानी, ये रहे हुए हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में दी गई हुई या ऑप्शंस में दी हुई इनमें से कौन सी एक ऐसी कंट्री है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, जो लिखा हुआ नहीं है? सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑप्शन डी UK। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज UK। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनरिटन है तो मतलब लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है ना। अनरिटन का मतलब ये नहीं होता कि ये बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है, लेकिन जो इसकी डॉक्यूमेंट है पूरी, जो इसका पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्म है वो एक कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है। मतलब अलग अलग जगह पे इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट हैं वो अलग अलग जगह पे हैं। एक जगह पे एक बुक फॉर्म में, एक पूरी बुकलेट फॉर्म में या एक कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है, तभी इसको अनरिटन कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही लिखा हुआ, मतलब जुबानी याद रखा हुआ है, लिखा हुआ है लेकिन एक कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है। वैसे इंडिया का जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आप याद रखेंगे। इंडिया को जो है वो लेंथिएस्ट है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये जो इस पे शायद आई थिंक जो हमारी फर्स्ट वीडियो है इंडियन पॉलिटिक्स पे, तो उस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने इसमें डिस्कस कर दिया गया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें, अभी बर्निंग टॉपिक भी है हमारा ये इजराइल और पैलेस्टीन के ऊपर। तो इसमें अगर देखें हमारा जो इजराइल है, ठीक है ना, जो इजराइल है, ठीक है ना, इजराइल, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अनरिटन है। ये भी आप याद रखें क्योंकि बर्निंग चीज़ है, मेरे माइंड में आ गई है। तो और उसके बाद न्यूजीलैंड का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इजराइल का अनरिटन है, न्यूजीलैंड का अनरिटन है, उसके बाद UK का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस डेट को अडॉप्ट किया गया है? याद रखेंगे अडॉप्ट, पॉइंट अडॉप्ट याद रखेंगे। सो द ऑप्शन और ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। तो ये जो डेट रहेगी ये याद रखेंगे आप, केम इनटू फोर्स, तब ये इफेक्टिव हो गया था, लागू हो गया था। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 एंड ऑप्शन डी दैट इज योर 31 ऑफ दिसंबर 1949। तो अगर हम अडॉप्ट की बात करें तो ऑप्शन डी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अडॉप्ट किया गया 31 दिसंबर 1949 को, ये अडॉप्ट किया गया है, याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हाउ मेनी शेड्यूल्स डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? सो आपके पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 12, ठीक है। सो ये तो एक इजी सा क्वेश्चन है। सो ऑप्शन डी दैट इज 12। सो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कितने शेड्यूल हैं? उसके अंदर
12 शेड्यूल हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और शेड्यूल में से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। अगर हम बात करें फर्स्ट शेड्यूल की, ये आई थिंक वीडियो लेक्चर में कहीं मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, लेकिन फिर भी रिवीजन वीडियो है तो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। फर्स्ट शेड्यूल में है नेम ऑफ द स्टेट्स, नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक। अगर दूसरी बात करें तो दूसरे में हमारे पास आ जाता है शेड्यूल सेकंड में सैलरीज, सैलरीज एंड इमोलमेंट्स, ये भी याद रखेंगे। और जो शेड्यूल 3 है इसमें हमारे पास आ जाता है ओथ एंड अफर्मेशंस, ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन आ जाएगा। और जो शेड्यूल 4 है उसमें हमारे पास आ जाएगा एलोकेशन ऑफ सीट्स, ठीक है ना, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, ठीक है ना, इन राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट आ जाएगी। अगर फिफ्थ शेड्यूल की बात करें हम तो फिफ्थ शेड्यूल हमारे पास आ जाता है शेड्यूल एरिया ऑफ शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में आ जाता है। अगर सिक्स शेड्यूल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एरिया ऑफ, जो हमारे ATMM, ये शॉर्टकट रहता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इसके ऊपर है। फिर अगर हम 7 शेड्यूल की बात करें तो 7 हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट आ जाएगा। फिर अगर हम 8 शेड्यूल देखें, 8 शेड्यूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये लैंग्वेज के ऊपर बेस है, याद रखें। और जो 9 शेड्यूल रहेगा वो हमारे रहेगा एक्ट्स एंड रेगुलेशन, एक्ट्स एंड रेगुलेशन के ऊपर रहेगा। और जो 10 शेड्यूल है वो रहेगा एंटी डेफिकेशन लॉ, ठीक है ना, एंटी डिफेक्शन, सॉरी, एंटी डिफेक्शन लॉ रहेगा। और जो हमारा और जो हमारा 1 मिनट, जो हमारा 11 रहेगा वो रहेगा पंचायत, ठीक है, पंचायत। और जो 12 शेड्यूल रहेगा वो म्युनिसिपैलिटीज रहेगा। अब एक बार दोबारा आप याद कर लें क्योंकि ये चीजें रटी हुई होनी चाहिए आपको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए। सो जो शेड्यूल फर्स्ट है हमारा, जो शेड्यूल फर्स्ट है हमारा नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, दूसरी में आ जाएगा हमारा सैलरी एंड एमोलमेंट, तीसरा हमारा आ जाएगा ओथ एंड अफर्मेशन, फोर्थ वन आ जाएगा एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा। उसके बाद फिफ्थ जो आ जाएगा वो आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। 6 आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। सो 7 शेड्यूल आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, सॉरी। और दिस शेड्यूल 8 आ जाएगा लैंग्वेज, शेड्यूल 9 आ जाएगा ये आ जाए वैलिडेशन ऑफ जो सर्टन एक्ट और रेगुलेशंस होते हैं। फिर 10वां आ जाएगा हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाएगा, 11th का आ जाएगा पंचायत और 12 का आ जाएगा म्युनिसिपैलिटीज। ये चीजें आपने याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन इज, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 ऑन योर स्क्रीन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर डज इंडोर्स अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत आउटडेटेड हो चुका है, सो ये आपको सबको मालूम ही है। तो चलो इसको आप ऑप्शन में लिख के दे दें कि छोड़ो जी रहने दें। ऑप्शन ए दैट इज आर्टिकल 370, ठीक है जी। आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये स्पेशल जो था पोजीशन ऑक्यूपाई करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में आया है, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें जो इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में कॉमन रहेगा। ऑप्शन ए दैट इज ड्यूअल जुडिशरी, ऑप्शन बी सिंगल सिटीजन, ऑप्शन सी 3 लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। देख ले अमेरिका के बीच है ये 3 जो है ना, ये अमेरिका, इसको कंफ्यूज मत करना कि इधर भी है तो इधर भी है। ऑप्शन डी आ जाएगा अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम कॉमन देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी आ जाएगा, दैट इज अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following is not a tool? अब देखिए not a tool of legislative control over administrative body। कौन सा ऐसा है जो legislative tool नहीं है over the administration in India? इसमें कौन सा नहीं है? So option A that is question, option B is resolution, option C dissolution of house and option D no confidence motion।
So the right answer for this question is your option C, that is dissolution of force. क्यों? क्योंकि the dissolution of the legislative assembly is mandatory. ये नहीं है, ये टूल नहीं है, ये याद रखें, ठीक है ना. इस क्वेश्चन को आप देख लें. So the next question on your screen is, in which year were the इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेस पे इंडियन स्टेट कब रिकॉग्नाइज की गई थी? सो द ऑप्शन आर 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1956 एंड ऑप्शन 1996. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज 1956 पे जो इंडियन स्टेट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक. ये भी आप याद रखें, क्योंकि इंडिया एट दैट टाइम वो जो था लिंग्विस्टिक बेस पे ये कर रहे थे कि इंडिया को लिंग्विस्टिक बेस पे रखा जाए जहाँ जहाँ की लैंग्वेज है, मगर ये जो था ये कामयाब नहीं हो पाया था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड. जो आर्टिकल 18 और 17 और 18 है वो क्या प्रोवाइड करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. अब देखिए वो नहीं पूछेंगे कि ये किसके, ये आर्टिकल 17 क्या है या आर्टिकल 18 क्या है, ये चीज़ें नहीं वो पूछेंगे, ठीक. वो पूछेंगे क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है ना. इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि ये चीज़ क्या प्रोवाइड करेंगे. आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है. ये तो सबने रटे रहते हैं कि ये जी जो हमारे पास 17 होगा वो एबोलिशन ऑफ दिस अनटचेबिलिटी होगा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होगा. जो 18 है वो हमारे पास होगा एबोलिशन ऑफ टाइटल होगा, ठीक है ना, एबोलिशन ऑफ टाइटल होगा. लेकिन यहां पूछेगा क्या प्रोवाइड करता है. ऑप्शन ए दैट इज सोशल इक्वलिटी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक इक्वलिटी, ऑप्शन सी पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड ऑप्शन डी रिलीजियस इक्वलिटी. तो इसमें से आपने देखना, अगर हमारे पास अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या छूत छात बंद करनी है या टाइटल नाम के साथ लगाना है, तो इसमें कोई इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट भी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स भी नहीं मिला, रिलीजन तो नहीं है, ये हमारे पास आ जाता है ऑप्शन ए दैट इज सोशल इक्वलिटी हमें प्रोवाइड करता है. So the next question on your screen is that is question 19. The Constitution of India describe India as, जो Constitution of India है वो इंडिया को क्या डिस्क्राइब करता है? A quasi federal union, option B a union of the state, and option B a united state, and option B a federal state of a federation of state and union territories. बहुत इजी क्वेश्चन है. आप जितने भी एस्पायरेंट वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं इसको मार्क करने की कोशिश करें, ठीक है ना. क्या डिस्क्राइब करता है? सो जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. याद रखें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी, और ये क्वेश्चन में आने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है जी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सो द 20th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाउ मेनी लैंग्वेज आर कंटेन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने मार्क करना है कि हमारा जो 8th शेड्यूल है, सबसे पहले हमें ये पता है 8th शेड्यूल किसके लिए होता है? लैंग्वेज के लिए. ये अभी आपके सामने हमने डिस्कस भी किया है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज जो इंडियन शेड्यूल 8th में इंडियन लैंग्वेज है वो कितनी शेड्यूल की कितनी दिखाई हुई हैं? सो ऑप्शन ए रहेगा 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन 18 सी 18 एंड ऑप्शन डी 22. So the right answer for this question is your option D, that is 22 जो लैंग्वेज हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी हुई हैं. तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और इसमें अमेंडमेंट भी काफ़ी हुए हैं जिसमें काफ़ी सारी लैंग्वेज ऐड की गई हैं. एक ब्लैंक स्लाइड में उसके वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है. सो इसमें हम वाइट कलर ले लेते हैं ताकि विजिबिलिटी रहे, ठीक है जी, विजिबिलिटी रहेगी तो दिख जाएगा, ठीक है जी. सो अगर हम देखें हमारे जो अमेंडमेंट हुए थे, एक हमारा अमेंडमेंट हुआ है जिसको हम बोलेंगे, हम पहले लैंग्वेज को डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद लिखते हैं, ठीक है. एक हमारी लैंग्वेज है कोंकणी, उसके बाद मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली. और ये जो लैंग्वेज थी ये ऐड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 71st अमेंडमेंट ऑफ 1992. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. फिर एक लैंग्वेज है हमारे पास, एक होगी बोडो,
उसके बाद डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, ठीक है, मैथिली, उसके बाद संथाली, ठीक है ना, संथाली। ये जो लैंग्वेज थी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में ये ऐड हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और फिर ये जो लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है हमारी, ये आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351 में लिखी गई हैं आर्टिकल्स में, ठीक है। आर्टिकल्स में ये भी याद रखें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ये काफ़ी रहेगा। उसके बाद एक और लैंग्वेज है सिंधी, एक लैंग्वेज और है सिंधी। ये जो सिंधी लैंग्वेज है ये ऐड की गई है 8 शेड्यूल में, लेकिन ये कब की गई है? 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के तहत इसको ऐड किया गया है। ये भी आप याद रखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आई थिंक ये सेशन बहुत काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है ना। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। आप हमें इसको कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी JKS 2023 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके साथ ये एक रिवीजन वीडियो की तहत से देखें और इससे जितना भी आपको बेनिफिट हो सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है अगर कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाएं, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। रिवीजन रहेगी तो याद करने में आसानी होगी हम सब के लिए। सो विद दिस आई हैव टू बी सम अप दिस वीडियो। सो कीप सपोर्टिंग आवर चैनल, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन विद अ टैगलाइन, पढ़ना है बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।